अगर आप क्योंकि इस इतने बड़े यूनिवर्स में हम बहुत छोटे हैं और अगर कोई भी चीज़ हो रही है उसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा। अगर हम बीच में टूट जाती तो ये नहीं होता, लेकिन ये भी नहीं हो रहा है, हताशा तो होती है। जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उनमें इतनी नॉलेज है, इतनी कैपेबिलिटी है, ऐसा उनका जो है वो ऑरा बन चुका है या पर्सनैलिटी बन चुका है कि वो मतलब देख के हमने बोल सकते हैं कि या ही और शी विल बी द आईएएस और एचएएस ऑफिसर, है ना। बट होता क्या है कि शायद वो कभी मेंस क्वालीफाई नहीं कर पाते, कभी वो इंटरव्यू से बाहर हो जाते, कभी उनका प्री हमारे जो प्लान्स होते हैं उससे बड़े शायद मतलब ईश्वर के प्लान ज्यादा बड़े होते हैं। हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन एवरेज स्टूडेंट ज्यादा अच्छे से पास कर लेते हैं। मैंने अपनी थिंकिंग को ठीक किया तो फिर पेपर पास होने मुझे ये लगता है कि मेहनत का फल मिल जाता है। मानती हूँ डेस्टिनी के रोल में ही जीवन उसके हाथ में, मृत्यु उसके हाथ में, तो बीच का फेज भी उसी के हाथ में। उसकी प्रोडक्टिविटी जरूरी है। छोड़ दो कि ठीक है मैंने अपनी तरफ से मेहनत की, अपने सबसे बड़े गुरु होते हैं तो हमें अपने ऊपर भी। जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइज आज हमारे साथ इस सक्सेस सीरीज पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 2 में हमारे साथ जुड़े हैं लागवी शर्मा, ठीक है, जो कि अभी हाल ही में जो आपका एच पी एलाइड सर्विसेज का रिजल्ट आया है उसमें जो है इन्होंने रैंक 19 जो है वो हासिल किया है। तो आज हम इनके बारे में जो है वो जानेंगे, इनसे डिटेल में जो है वो हम बातचीत करेंगे। और ये जो आपके लिए जो सेशन रहेगा, ये जो आपके लिए ये पॉडकास्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके हिमाचल के एग्ज़ाम निकलते हैं, चाहे वो एच का है, अलाइड का है, आने वाला जो आपका फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्ज़ाम है, ACF का एग्ज़ाम है, जो भी इस तरह के एग्ज़ाम है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है, जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए आज ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही टॉपर से जिन्होंने ये सारे एग्ज़ाम्स जो है वो दिए हैं, जिनको एक्सपीरियंस है और जिन्होंने रैंक भी जो है वो हासिल किया है। तो बन चलते हैं, आज हम मिलते हैं लागवी शर्मा जी से। तो लागवी, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। हमारे प्लेटफॉर्म में जो है वो आपका स्वागत है। सो लागवी शर्मा, कुछ सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे आप? थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम है और मैं चंबा के महला गांव की हूँ। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो यहीं से हुई है। 8th तक की पढ़ाई मेरी सरस्वती विद्या मंदिर महला से हुई है। और 12th मैंने किया है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महला से। उसके बाद मैंने बीए किया है ज्योग्राफी में, वो पीजी कॉलेज चंबा से किया है। और उसके बाद फिर बस यही तैयारी मैं कर रही हूँ। चलिए बढ़िया। लागी शर्मा, सो आप गवर्नमेंट स्कूल से जो है वो पढ़े हैं, राइट? आपने +2 जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से करी, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से ही जो है वो आपने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो करी है, राइट? तो लागवी शर्मा, आप कब ग्रेजुएट हुए थे वैसे कॉलेज से? मैं 2019 में मेरा पास हो गया था, पास आउट हूँ मैं ओके, 2000। 2019 में आप जो पास आउट कर चुके थे ग्रेजुएशन, राइट? तो अभी जो हाल ही में आपका एच पी एलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें आपने रैंक लिया है, तो इसमें आपको कौन सी पोस्ट मिली है, कौन सा रैंक है, कुछ आप बताएंगे अपने व्यूअर्स को? इसमें मुझे रैंक 19th मिली है और एक्सटेंशन ऑफिसर इंडस्ट्रीज की पोस्ट मिली है मुझे। ओके, दैट्स ग्रेट। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन लागवी शर्मा। सो थैंक जैसे यू। 2019 में आपकी ग्रेजुएशन हुई थी, है ना? मेरा मतलब एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है आप सबके लिए, मतलब जो भी हमारे इस सेशन को देख रहे हैं स्टूडेंट, उनका भी जो है वो एक सबसे बड़ा डाउट रहता है कि जैसे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे जो हमारे साथ जुड़ते हैं, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम ड्रॉप आउट होते हैं, जिनका 4-5 साल जिनको मतलब ड्रॉप किए हो गए होते हैं ना, जिनका कॉलेज जो है वो मान लो 2020 में हो चुका है, किसी का 2017 में जो है वो कॉलेज पास आउट हो गया, लेकिन स्टिल वो तैयारी कर रहे होते हैं, राइट? और आपने जैसे 2019 में जो है वो अपना कॉलेज ख़त्म किया, आपने ग्रेजुएशन करी है, तो क्या उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या आगे फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू करने का नहीं सोचा? उसके बाद वैसे मैंने इग्नू से जो है वो ज्योग्राफी के लिए एमएससी में पेपर भरे थे मैंने, लेकिन उसका होता ये था कि जब भी उसके एग्जाम आते थे जून में ही आते, तो एचपीए के साथ क्लैश हो जाता था। ठीक है। या तो क्लैश था या फिर जैसे मान लो 29 जून को था लास्ट टाइम, तो वो एग्जाम का शेड्यूल ही लास्ट वीक ऑफ जून होता था। तो फिर मुझे वो मतलब इतना वर्थ इट भी नहीं लगता था कि यार उसमें टाइम इन्वेस्ट करूँ। मैंने कहा ये छूट जाएगा, तो उस वजह से मैं दे ही नहीं पाई। वैसे मैंने फीस वगैरह उनकी काफी भर दी हुई थी, 2 साल ऐसा होता रहा, पर मैं दे नहीं पाई एग्जाम। और जब दिसंबर वाला होता था तब जो असाइनमेंट थी वो मैं जून के अकॉर्डिंग बना देती थी, तो फिर मेरा मन भी नहीं किया। मैंने कहा छोड़ो अब क्या ही करना। दिसंबर वाला भी नहीं दे पाई क्योंकि अलाइड सर्विसेज का प्री हो गया था, तो उसका भी पहले बता रहे थे कि मेंस शायद दिसंबर में होगा या फिर बाद में वो पोस्टपोन हो गया था, लेकिन पहले तो सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर ही बताया था। तो फिर उस वजह से मैंने वो भी नहीं भरा। मैंने कहा दे तो पाऊंगी नहीं, तो इस वजह से मैं दे ही नहीं पाई। अदरवाइज मैंने सोचा था वैसे मास्टर्स का, क्योंकि हिमाचल में उतनी वैकेंसी निकल नहीं रही थी, तो मेरा थोड़ा था शायद कि जेआरएफ वगैरह के लिए भी ट्राई करती हूँ, पर वो मुझे मौका मिला ही नहीं। चलो कोई तो बात नहीं। अब ठीक है। सो लागवी, जैसे 2019 और अब 2025, 6 साल का लंबा गैप है, कैसे मैनेज जी, किया खुद को?
मैनेज तो ऐसे ही था कि जो 2019 से 21 तक का तो मेरा ऐसे ही रहा था, क्योंकि मैं कोचिंग लेने चली गई थी दिल्ली। तो मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी पहले तो यूपीएससी था, क्योंकि जब भी हम तैयारी शुरू करते हैं हमें तो लगता है हम निकाल ही लेंगे। उस टाइम पे तो हमारे मतलब वो भी इतने सोच में इतना हाई फाई होता है कि नहीं नहीं ये आईएएस ही करना है। तो 2 साल तो पहले वैसे ही था कि यूपीएससी का ही करना है। और बीच में ये हुआ कि कोविड आ गया 2020 में, तब भी मैं continue नहीं कर पाई। 2020 से 21 तक मेरा पूरा ब्रेक रहा, कुछ भी नहीं पढ़ी, मैं घर पे भी फ्री थी, मुझे लगा यार करूंगी, अब जब अच्छे से शुरू होगा तभी करूंगी। तो 21 में मैं फिर से गई, तब भी सेकंड वेव आ गई। तो 21 वाला मैंने सीरियस अटेम्प्ट दिया था यूपीएससी का, बट वो हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। फिर मैंने फिर भी एक साल फिर से दिया यूपीएससी को कि नहीं कर सकती हूँ। तो जीएस में तो मेरा काफी इम्प्रूव हुआ था स्कोर, लेकिन सी सेट हुआ भी नहीं। सी सेट में मुझे ये भी दिख गया कि अब मैं शायद इम्प्रूव ना कर पाऊँ, क्योंकि यूपीएससी का हर साल सी सेट का लेवल अपग्रेड हो रहा था। तो मैंने सी सेट का फिर छोड़ ही दिया, मैंने कहा ये नहीं हो पाएगा। तो मैंने उसी साल 2022 में एचएएस का पेपर दिया था। तब मैं हिमाचल का कुछ भी नहीं पढ़ा था मैंने, और मैंने बस ऐसे ही दे दिया था कि एक बार पैटर्न देख लेती हूँ, क्योंकि यूपीएससी के एक एक महीने के बाद ही शायद एचएएस था, 1 या 2 महीने बाद। और उस टाइम मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था कि शायद करंट वगैरह में इस इधर फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी में तो हम चलो विजन पढ़ते हैं और डेली एनालिसिस करते हैं न्यूज़पेपर का, लेकिन उसमें ये आइडिया नहीं था। लेकिन मैं फिर भी चली गई देने। तो उस साल जो कट ऑफ थी वो 94 थी, तो मतलब मेरे 88 समथिंग ऐसे बन रहे थे मार्क्स। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यार स्टेट का मैं कर लूंगी, और सी सेट भी अच्छे मार्क्स से होता था, मतलब 80+ ही मार्क्स होते थे। तो मुझे लगा यार यहाँ सी सेट भी इजी है, और स्टेट में मैं 1 साल दूंगी तो मैं कर सकती हूँ अच्छे से। और मेंस की मतलब मैं तैयारी पहले से करती थी, क्योंकि यूपीएससी में मैंने ऑप्शनल की भी कोचिंग ली थी, और मैं आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करती रहती थी। तो मतलब मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह ली होती थी जो डेली इवेल्युएशन होता है, तो मुझे लगा कि एचएएस में कर ही लूंगी आराम से। बट जब मैंने एचएएस दिया तो उस साल जनरल की थी 5 पोस्ट, तो उस साल मतलब जो कट ऑफ गई थी वो 100 के अराउंड गई थी। तो उस साल मेरा जीएस मिस हो गया। सी सेट तब भी पास था। फिर जो 2024 का था मतलब लास्ट ईयर, वो मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया एचएएस का फिर से। तो मेरा जीएस में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट था, मतलब 120 तक बन गए थे मेरे, 115 टू 120। फिर लेकिन हुआ ये कि जो दूसरा था सी सेट था, उसमें मतलब सी सेट में मैं एक क्वेश्चन से रह गई। और वो क्वेश्चन भी मतलब एक क्वेश्चन तो मैं गलत करके आई थी खुद से आता हुआ, और एक क्वेश्चन मुझे दिखा ही नहीं था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे, अलजेब्रा के क्वेश्चन थे, और उन्हीं के बीच में वो इजी क्वेश्चन मिस हो गया था मुझसे। तो फिर मैं मतलब मुझे ये भी लगा कि शायद डेस्टिनी का रोल होगा, अब मतलब इतनी पढ़ाई की ये भी नहीं हो रहा है, हताशा तो होती है। बिल्कुल। बट उसके हाँ फिर सितंबर में फिर से एलाइड का था, तो मुझे लगा अब क्या ही सोचना है, एलाइड पे फोकस करती हूँ। तो मतलब बाय चांस एलाइड हो गया। जीएस अच्छा था तो एलाइड हो गया। मतलब जो एचएएस के टाइम पे मैंने जीएस को इम्प्रूव किया था, उसका फायदा मुझे एलाइड में दिखा। मतलब मेरे वैसे पढ़ने में कोई उतनी कमी नहीं थी, मेरी थोड़ी जो स्ट्रेटेजी में कह लो या पेपर सॉल्व करने में, और मैं पैनिक बड़ा हो जाती थी प्रीलिम्स में। तो उस चीज को जब इम्प्रूव किया, नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी की तरफ, तो उससे काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर एलाइड का हो गया, मतलब मेंस भी हो गया, फिर तो फाइनल भी हो ही गया। चलो भाई, तो प्लेसमेंट्स आगे चलने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो रिसेंटली सिलेक्ट हुए हैं या फिर जो ऑलरेडी सर्विस में हैं कैंडिडेट्स, तो अगर आप चाहते हैं कि आप यंग एस्पिरेंट्स को जो है वो अपनी जर्नी के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, उनको जो है वो एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में अगर आप मोटिवेट करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, और बच्चों को एक कुछ चीज़ें अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जो है वो इसी तरह का पॉडकास्ट जो है वो कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने मुझे इस गिवन नंबर पर कॉल या मैसेज करना है, और हम भी आपके साथ इसी तरह का एक पॉडकास्ट अरेंज करेंगे, जिसमें आप यंग एस्पिरेंट्स को जो है वो मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, और अपनी जर्नी, अपने स्ट्रगल के बारे में जो है वो उनको बताएंगे। ये आपका फर्स्ट मेंस का एग्जाम था, राइट? फर्स्ट मेंस था। फर्स्ट मेंस था एंड यू मेड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? दैट्स ग्रेट। सो लागवी, जैसे कि मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं कि जैसे छोटे से शुरुआत करते हैं, है ना? आपने अलाइड जी। से शुरुआत की है, तो आगे आने वाले आपके क्या प्लान्स है? डू यू गो फॉर एचएस, यूपीएससी, और जस्ट ओनली फॉर अब अलाइड? नहीं, अभी तो मैं सोच रही हूँ एचएस का भी पेपर दिया है, मतलब
सोचती तो हूँ कि करना है, लेकिन मुझे लगता है कि हम हमारे जो प्लान्स होते हैं उससे बड़े शायद मतलब एग्जिस्टेंस के बोल लो या ईश्वर के प्लान ज़्यादा बड़े होते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल। अब अगर मेरा अलाइड हुआ है तो मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, तो उसके पीछे भी हो सकता है कि कुछ मतलब कुछ रोल होता है कि आपसे वो काम लेना ही है, आपसे वो मेहनत करवानी है। तो बिल्कुल। अगर शायद मैं बीच में टूट जाती तो ये नहीं होता, लेकिन वो शक्ति भी आपको मतलब ईश्वर देता है, आप ईश्वर को बोलो, अस्तित्व बोलो, जो भी बोलो। तो मुझे बड़ा यकीन है उस चीज़ पे, तो मुझे ये लगता है कि शायद मैं अगर इस लेवल पे सर्व कर सकती हूँ लोगों को, तो ये लेवल भी बढ़िया है, मैं इसमें भी कर लूँगी अच्छा। लेकिन अगर शायद ज़्यादा स्कोप है, मैं किसी और लेवल पे कर सकूँ, तो उसके लिए भी प्रयास करूँगी। अब कहाँ पे होता है, कहाँ नहीं है, तो बात की बात है। पर चलिए। प्रयास अपनी तरफ से तो है ही। ग्रेट। सो लागवी, सबसे पहले आगे चलने से पहले मैं आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, जैसे आपने बताया चंबा से ही आपने, महिला से ही आपने जो है पढ़ाई करी है ना? तो स्कूल टाइम पे ही आपने सोच लिया था कि मुझे गवर्नमेंट सर्विसेज या सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, या फिर बाद में जो है वो ये प्लान बने हैं आपके? वैसे तो स्कूल टाइम से ही सोच लिया था, क्योंकि मतलब पढ़ने में तो अच्छी थी, जैसे 10th में भी अच्छे मार्क्स थे, 12th में भी अच्छे मार्क्स थे। तो मतलब वैसे मुझे ये था ज़रूर कि मैंने जाना सिविल सर्विसेज साइड ही है, क्योंकि एक इंटरेस्ट भी था। और जब मेरे 12th में 11th 12th में मैंने खुद से मेडिकल लिया था, क्योंकि मुझे साइंस अच्छी लगती थी और मुझे थोड़ा ये भी था कि एक बेसिक कंसेप्ट बन जाएगा साइंस का। और फिर बीए मैंने खुद से ऑप्ट किया, जैसे ज्योग्राफी एक थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, जब तक कोई पढ़ाएगा नहीं आपको समझ नहीं आती है। बिल्कुल। इकोनॉमिक्स लिया था मैंने, इकोनॉमिक्स भी उसी तरह का सब्जेक्ट है। हिस्ट्री पॉलिटी तो खुद से समझ आ जाती है, तो मैंने खुद से जानबूझ के इस तरह के सब्जेक्ट लिया, सोचा तो था, तभी से सोच रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करते ही हुआ। चलिए, तो स्कूल में जैसे ऑब्वियसली जैसे आपने गवर्नमेंट स्कूल से है ना आपने पढ़ाई की है, अपनी ट्वेल्थ जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही आपने पास आउट की है। तो जैसे कि हिमाचल की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली चंबा की अगर हम बात करें, है ना, और आप चंबा से भी आगे महिला के आप रहने वाले हो, तो वहाँ पे शायद इतना कल्चर नहीं है, स्पेशली एक गर्ल के लिए, है ना? कि हालांकि अब जी तो चलो फिर भी बहुत मतलब ऐसे एडवांस हो चुका है, हमारी सोसाइटी काफ़ी आगे पहुँच चुकी है, सोच भी काफ़ी आगे पहुँच चुकी है, लेकिन फिर भी एक लड़की के ऊपर जो है प्रेशर रहता है। अगर हम कहीं ना कहीं देखें सोसाइटी में, है ना, कि लड़की अब 24-25 साल की हो रही है तो शादी की उम्र भी हो रही है ना? लेकिन जी। लड़की अभी प्रिपरेशन कर रही है। तो क्या आपके उसमें भी शादी का प्रेशर आया, या फिर मतलब फ्री माइंड होके आपने तैयारी की है? शादी का तो कोई ऐसा जैसा प्रेशर नहीं था, क्योंकि मतलब मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे, मतलब मेरे पेरेंट्स की यही सोच है कि जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाए लड़की, तब तक शादी वगैरह का तो कोई ऐसा ख्याल नहीं था। पर जो प्रेशर था वो मेरा अपना ही था, मतलब कितने टाइम से कर रही हूँ, प्री नहीं हो रहा है, या फिर एक नेगेटिविटी, और जब भी प्री दे रही हूँ तो फिर एक इतना ज्यादा बोझ है दिमाग पे कि होगा या नहीं होगा। और ऊपर से एलाइड के टाइम पे तो ये था कि 5 साल बाद वैकेंसी निकली है, आगे पता नहीं कब निकलेंगी। तो वो अपने ही प्रेशर थे, ऐसे एज सच फैमिली का कोई प्रेशर नहीं था। मेरे पेरेंट्स भी मतलब फैमिली भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, उनकी तरफ से उन्होंने कभी नहीं बोला कि इतने साल से लगी है, हुआ नहीं, या कुछ इस तरह से। तो उनकी तरफ से तो फ्री हैंड ही था। अपने आप का प्रेशर था एक कि कहीं गलत मतलब नेगेटिव मार्किंग का डर रहता था कि यार रिस्क नहीं ले पाती थी। और शायद सबसे बड़ा एक वो भी होता है कि जब आप शुरू से अच्छे हो पढ़ने में, तो आपसे एक एक्सपेक्टेशन भी होती है कि यार ये अच्छी है। एवरेज स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से पास कर लेते हैं एग्ज़ाम, अगर आप टॉपर हो, जैसे मैं मतलब स्कूल से, क्योंकि यहाँ पे महिला के बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैं टॉपर होती थी। तो उस चीज़ का भी एक अलग ही प्रेशर होता है, क्योंकि टॉपर क्या करते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते हैं, वो हर एक चीज़ पढ़ के जाएँगे। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको रिस्क फैक्टर भी देखना पड़ता है, कुछ सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, कुछ को छोड़ना पड़ता है। पर जब आपका माइंडसेट उस तरह का बना होता है, तो वो भी बड़ी सारी हर्डल्स लेके आता है आपके उसमें। अब जैसे प्रीलिम्स में यही हर्डल होती थी कि मैं हर एक सब्जेक्ट को पढ़ के जाऊँगी, जबकि एंशिएंट और मेडिवल पढ़ने का उतना कुछ रेलेवेंस है नहीं यहाँ पे। और मैं तो ये भी सोचूँगी कि नहीं यार, विज़न भी पढ़ के जाती हूँ, कहीं करंट अफेयर वहाँ से ना आ जाए। तो मतलब बड़ी सारे उस एंगल से सोचा, लेकिन जब मैंने अपनी थिंकिंग को ठीक किया, तो फिर पेपर पास होने लग गए। तो शायद यही रीज़न हो सकता है। तो यूपीएससी के टाइम पे ऐसी क्या गलतियां करी आपने कि आपका यूपीएससी जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाया? यूपीएससी के टाइम पे वैसे मैंने उसको ज़्यादा टाइम दिया नहीं। गलती ये की मैंने कि जो
2019 से 2020 तक मेरा एक तो पहले कोचिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, तो 2020 का अटेम्प्ट मुझे देना चाहिए था, मैंने दिया नहीं। मुझे लगा कि यार अच्छे से तैयारी है नहीं, जबकि उस टाइम पे बहुत अच्छी तैयारी थी, तो मैंने वो दिया नहीं। मुझे लगा यार दूंगी अभी अच्छे से होगा नहीं, मेंस की भी तैयारी नहीं है। तो जब मैंने वो स्किप कर दिया ना, तो एक साल मैं बिल्कुल फ्री रही, मेरा मतलब वो सिस्टम ही नहीं बना एक जो कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो फिर उस वजह से मैं बिल्कुल ही छूट गई प्रिपरेशन से। फिर जब मैंने 5 महीने तैयारी करके दिया, तब तो मुझे यही था ना कि फर्स्ट टाइम उतनी टेस्ट सीरीज भी नहीं लगाई थी, उतना आपको पता भी नहीं होता है कि किस तरह आपने अटेम्प्ट करना है। तो उस साल तो मतलब मुझे जीएस में काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई, मतलब अटेम्प्ट करने में, क्योंकि मैंने प्रॉपर से एनालाइज नहीं कर पाई कि कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने क्वेश्चन इसमें सही होते हैं। और एक होता है, जैसे अभी मैंने थोड़ी एक नई टेक्निक निकाली कि मैं फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चंस करती हूँ जो मुझे आते हैं बिल्कुल, और सेकंड में वो करती हूँ जिसमें मुझे 50-50 लगता है। लेकिन यूपीएससी में मैं ऐसा कर नहीं पाई कि एक ही राउंड में कर दिए सारे, तो उस चीज़ से थोड़ा एनालाइज नहीं हो पाया। और एक जहाँ पे 50-50 कंफ्यूजन है, वहाँ पे रोंग वाला आंसर आपने ऑप्ट कर लिया, तो एक वो हुआ। फिर जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया, तो उसमें स्कोर में तो मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन जो सी सेट था ना, उसमें मुझे ऐसे लगा कि मेरे इम्प्रूवमेंट के चांसेस है नहीं। मैं यूपीएससी से फिर स्टेट की तरफ ही आ गई, क्योंकि मुझे सी सेट में ऐसा फील हुआ कि मैं कर नहीं सकती हूँ इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, क्योंकि मेरा मैथ्स उतना अच्छा है नहीं। और तो मुझे ऐसा लगा कि स्टेट की तरफ ही शिफ्ट हो जाती हूँ, क्योंकि स्टेट में भी अच्छी सर्विसेज थी और हिमाचली मिलना है आपको, तो इस चक्कर में फिर मैं स्टेट की तरफ आ गई थी। ओके। अब उन सब एस्पिरेंट्स के लिए जो है वो लर्निंग हिमाचल आपको पता है कि हमेशा जो है वो सबसे आगे रहता है। तो जो भी कैंडिडेट्स 2026 की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाह रहे हैं, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू आपका सब कुछ रहेगा, इंक्लूडिंग योर आंसर राइटिंग, इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, कुछ ऑप्शनल भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको लर्निंग हिमाचल जो है वो, जैसे लास्ट ईयर हमने 20 स्टूडेंट्स का बैच बनाया था, इस साल भी जो है वो हमारा 20 स्टूडेंट्स का ही बैच रहेगा। लास्ट ईयर हमारे 11 बच्चों ने जो है वो मेंस का एग्जाम जो है वो लिखा था, तो इस बार भी हम उम्मीद करेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो प्री क्वालिफाई करके जो है वो मेंस का एग्जाम दें। तो जो भी कैंडिडेट्स अगले साल की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट सर्विसेज की है, चाहे अलाइड है, एनटी है, एचएस है, तो कॉम्प्रहेंसिव तैयारी। और सबसे मेन बात कि इस कंप्लीट बैच का जो आपको वैलिडिटी मिलेगी वो आपके सिलेक्शन तक की मिलेगी, यानी कि जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती तब तक आप जो है वो यहाँ पर एनरोल रह सकते हैं। ठीक है, मतलब आप हमारी क्लासेस जो है वो रेगुलर लगा सकते हैं, चाहे आपका एक बैच कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट बैच में आप ऑलरेडी जो है वो एनरोल्ड हो जाओगे। क्लियर? तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो जल्दी से जल्दी जो है वो गिवन नंबर पर हमें कॉल करें। ओनली 20 स्लॉट्स जो है वो हमारे रहते हैं, हर साल हम सिर्फ 20 बच्चों को ही जो है वो ट्रेन करते हैं। तो अगर आप उन 20 में से आना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप हमें जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन सा सवाल है मेरा आपसे, है ना, जैसे अभी आपने बताया कि योर पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, राइट? मतलब हम देखते हैं कि 80% मान लेते हैं कि 80% गर्ल्स के पेरेंट्स सपोर्टिव हैं। लेकिन मैंने अपने इस टीचिंग कैरियर में, या बोल सकते हैं या गाइडेंस वाले कैरियर में, मैंने काफ़ी ऐसी मतलब कैंडिडेट से मिला हूँ, ऐसे एस्पिरेंट से मिला हूँ, स्पेशली फीमेल एस्पिरेंट से मिला हूँ, या जो मेरी जी। स्टूडेंट्स भी हैं। उनका हमेशा एक ही ये चीज़ होती थी कि सर हमें सिर्फ 1 साल मिला है, या 2 साल मिले हैं तैयारी के लिए, या 3 साल मिले हैं, और इसके बाद पेरेंट्स ने बोला है कि फिर जो भी होगा वो हमारे हिसाब से होगा। तो शायद आपने भी आसपास अपने कहीं देखा ही होगा ये चीज़ें, या अपने तैयारी करते हैं तो एस्पिरेंट्स के साथ जब आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपने ये चीज़ें देखी होंगी। तो उन लड़कियों के लिए, या फिर उन उस तरह की जो एस्पिरेंट्स हैं, फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा, क्या सजेशन जो है वो आप देना चाहेंगे? मेरा तो वैसे उनके पेरेंट्स को रहेगा कि जो एक लड़की है, उसका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसकी शादी कर भी देते हैं, ठीक है, उसके ससुराल वाले अच्छे हैं, लेकिन आप 10% चांसेस भी लेके चले कि वो कोऑपरेटिव ना हो, तो उस चक्कर में तो आप अपनी बेटी के साथ इनजस्टिस ही कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि 1 साल 2 साल वो एक कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट कर देता है कि आपको 1 साल और 2 साल में ही निकालना है, जिस वजह से शायद वो कर भी नहीं पाती। लेकिन अगर आप उसको बोले कि बड़ा टाइम है, तो शायद वो 1-2 साल में ही कर ले, क्योंकि एक टाइम का फैक्टर आपके दिमाग से हट जाएगा कि यार मुझे इसी टाइम पे करना है। और दूसरी बात ये भी है कि मतलब मैरिज एक अल्टीमेट गोल नहीं है ना, हमारी इंडियन सोसाइटी में ऐसे सोचते हैं कि हम इतना पैसा सेव कर रहे हैं, इसकी शादी करेंगे। शादी वो खुद भी कर सकती है, अगर पैसा वो, अगर वो जॉब में होगी तो।
और दूसरी बात उनको ये भी सोचना चाहिए कि उसी की एज की कुछ लड़कियां लड़के शायद ड्रग्स एडिक्टेड हैं या किसी और गलत तरफ जा रहे हैं, आपकी बेटी पढ़ना चाह रही है तो उनको इस वे में भी सोचना चाहिए कि यार वो पढ़ना ही चाह रही है ना, उसको कोऑपरेट करे एटलीस्ट, क्योंकि पढ़ाई से किसी का नुकसान तो होगा नहीं, भले ही जॉब मिले ना मिले, लेकिन वो एटलीस्ट इतना कर सकती है कि वो कल को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। तो पेरेंट्स के लिए ये है। दूसरा लड़कियों के लिए ये है कि शायद कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स हमारे अ, अपनी बेटी बेटे से तो प्यार करते ही हैं, लेकिन वो ना कुछ ऐसे अनसर्टेनिटी से डरते हैं कि यार लेट होगी शादी में, ये हो गया। तो कई बार बेटियों को या लड़कियों को उनको कन्विंस करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन कन्वर्सेशन है। जब आप उनको प्यार से बताओगे, अब जैसे मान लो मेरे प्री नहीं निकले या मैं तैयारी कर रही हूँ, तो शायद मेरे पेरेंट्स को तो उतना पता नहीं है ना कि क्या सिलेबस है क्या नहीं है। वो तो हम उनको बताएंगे कि इस तरह का सिलेबस है, इस तरह के पेपर होते हैं, मैं इसमें इम्प्रूव कर रही हूँ, इसमें नहीं कर रही हूँ। तो कई बार आपको एक कम्युनिकेशन बनाना चाहिए पेरेंट्स से। जब आपका गैप आ जाता है, आप पेरेंट्स से ज़्यादा बात नहीं कर पाते हो, तो आपके मन में भी नेगेटिविटी रहती है, उनके मन में भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि हो नहीं रहा है, कर नहीं रहा है। तो शायद कम्युनिकेशन इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। और इसी के ही काउंटर में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो शायद 8-8 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, है ना? जी। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि कम से कम मतलब अगर हम देखा जाए तो एक एस्पिरेंट को, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को कितने साल तक जो है वो डेडिकेटेड तैयारी करनी चाहिए और उसके बाद उसको प्लान बी की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए? सर मुझे तो लगता है जैसे यूपीएससी वगैरह का अगर हम देखें तो 2 साल इनफ है, क्योंकि आपको 2 साल में पता चल जाएगा कि क्या इसकी सिचुएशन है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम छोड़ भी नहीं पाते और हम प्लान बी की तरफ भी नहीं जा पाते। अभी जैसे स्टेट में इस तरह की वो चल रही है कि वैकेंसी आउट नहीं हो रही है। एक कोविड से पहले का टाइम था जब 100+ वैकेंसी आती थी, अलाइड में भी हर अल्टरनेट ईयर पे आती थी, नायब तहसीलदार का आता था। अब एक इस तरह की शिफ्ट आ रही है, तो जो नए बच्चे हैं ना, उनको सोचना चाहिए कि बिल्कुल एकदम अंधाधुंध होके नहीं कूद जाना चाहिए कि स्टेट की तैयारी करते हैं, तो थोड़ा उस पे सोच सकते हैं जो अभी फ्रेशर्स आ रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी स्टेज पे पहुंच चुके हैं वो तो छोड़ भी नहीं पाते और कर भी नहीं पाते। पर मुझे ये लगता है कि मेहनत का फल मिल जाता है, वो मेहनत कर रहे हैं उनको भी मिल जाएगा, अब छोड़ के तो क्या ही फायदा। लेकिन हाँ, हमें इतना ये होना चाहिए कि यही अल्टीमेट लाइफ नहीं है, यही अल्टीमेट गोल नहीं है। कई बार हम बिल्कुल ही हताश हो जाते हैं, ये नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन शायद ये पढ़ाई हमें इतना कैपेबल कर देती है कि हम अपना तो कर ही सकते हैं, फाइनेंसिस का गुजारा हम निकाल लेते हैं इतने में। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि एक थोड़ा ईगो इशू भी आ जाता है कि छोड़ भी नहीं पाते हैं, कैसे छोड़ दे, इतने टाइम से कर रहे हैं, बिल्कुल। सब लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो वो बात भी है। समाज क्या लेकिन सोचेगा, हाँ, राइट? शायद मुझे अपनी खुशी सबसे ऊपर रखनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप अपने साथ 100% ट्रू हो कि मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे बाकियों से लेना देना नहीं है, या तो आप उस माइंडसेट से करो कि चाहे 8 साल लग रहे हैं, 10 साल लग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन जो कमी है वो सिस्टम में है, सिस्टम में वैकेंसी आउट नहीं हो रही है, तो शायद फिर शिफ्ट कर जाना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, हम ये बात हर किसी को समझा नहीं सकते कि वैकेंसी नहीं आ रही है या ये इशू हो रहा है। लेकिन अगर आपको खुद को पता है तो अपने साथ ट्रू रहना चाहिए इस पे। सो लागवी, जैसे कि मतलब ऐसा भी होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं ऐसे, मेरे खुद के भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मतलब जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उनमें इतनी नॉलेज है, इतनी कैपेबिलिटी है, ऐसा उनका जो है वो ओरा बन चुका है या पर्सनैलिटी बन चुका है कि वो मतलब देख के हम उन्हें बोल सकते हैं कि या मतलब ही और शी विल बी द आईएएस और एचएएस ऑफिसर, है ना? बट होता क्या है कि शायद वो कभी मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते, कभी वो इंटरव्यू से बाहर हो जाते, कभी उनका प्री ही क्वालिफाई नहीं होता है, लेकिन दे आर वेरी नॉलेजफुल, है ना? उनके पास बहुत नॉलेज है, नॉलेजेबल हैं वो काफ़ी, उनके पास वैसा ही उनकी पर्सनैलिटी भी बन चुकी है पढ़ पढ़ के। लेकिन उस टाइम हम क्या जी, बोल सकते हैं कि क्या मतलब डेस्टिनी का रोल रहता है इसमें, या फिर मतलब उन्हीं में ही कोई कमी है? मैं तो बिल्कुल मानती हूँ डेस्टिनी के रोल में ही, क्योंकि शायद मैं भी ये मानती हूँ कि मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होंगे जिनका ये नहीं हो पाया, या शायद जिन्होंने मेंस लिखा उनसे अच्छी मैं भी कैपेबल थी, क्योंकि मैं इतने टाइम से पढ़ रही थी। तो मुझे यही लगता है कि जब नहीं होना होता है तो 1-2 क्वेश्चन का ही आपको लगता है और घर आके आप बड़ा मतलब रिग्रेट करते हो कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, ये मैं क्यों गलत करके आई।
तो मैं तो इसमें बिल्कुल मानती हूँ कि डेस्टिनी का रोल है। कई बार वो आपके पेशेंस का टेस्ट लेती है, कई बार मतलब मुझे नहीं पता उसका क्या लॉजिक होगा या क्यों ऐसा होता है, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है। और बिल्कुल हमसे ज़्यादा अब कितने ही लोग ऐसे होंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होंगे, उनसे ज़्यादा लोग कहीं अच्छी जगह, कहीं घर पे बैठे होंगे या कुछ और काम कर रहे होंगे, तो इंटेलिजेंस का तो कोई मेजर है नहीं। शायद मुझसे ज़्यादा कंसिस्टेंट लोग भी होंगे जिनका ये नहीं हो पाया होगा। तो ऐसा तो कोई इंटेलिजेंस या इसका पैरामीटर है ही नहीं कि जिनका हुआ है वही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या बिल्कुल। जिनकी मतलब ये तो कोई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो एग्ज़िस्टेंस का, अब डेस्टिनी का मेरा तो यही मानना है कि जब जीवन उसके हाथ में है, मृत्यु उसके हाथ में है, तो बीच का फ़ेज़ भी उसी के हाथ में है। अब मेहनत भी वही करवा रहा है, तो लेकिन ये बात भी है कि अगर उनको इतना नॉलेज मिल रहा है या उनको मेहनत करने की ताकत मिल रही है, तो वो भी उनकी डेस्टिनी में ही है। डेस्टिनी कुछ करवाना चाह रही होगी। उसका टाइम अलग हो सकता है या फिर उनके अकॉर्डिंग कुछ अलग हो सकता है, प्रारब्ध हो सकता है उनका, लेकिन रोल तो होता ही है, ये बात तो है। चलिए, नाइस। तो आपने काफ़ी अच्छे से ये चीज़ जो है वो बताई है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही रहता मतलब है। शायद कई बार ऐसा भी एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है ना कि जो डेस्टिनी पे बिलीव करते हैं, तो कई बार बोलने लगते हैं लोग कि नहीं तो क्या मतलब, मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। मेहनत की बिल्कुल वैल्यू है, ऐसा कोई मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि बिना मेहनत के हो जाएगा। बिल्कुल लक पे बेस तो कुछ नहीं होता, लेकिन बिल्कुल। मेहनत भी कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी करवा रही है ना आपको। अब आपकी किस्मत में ये तो है नहीं कि आपको ऑफिसर बना देंगे और सोए सोए बना देंगे। अगर आपको ऑफिसर बनाना है तो आपके डेस्टिनी में मेहनत करवाना भी लिखा है ना। बिल्कुल। बिना मेहनत के तो होगा नहीं। अगर मान लो हम 5 साल से 6 साल से मेहनत कर रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी डेस्टिनी में कुछ अच्छा ही होगा, तभी उनको एक मेहनत करने की प्रेरणा मिल रही है। तो डेस्टिनी, ये भी एक डेस्टिनी का ही पार्ट है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने जो है वो इसका आंसर किया है लागवी। सो लागवी, जैसे कि एक काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने आती हैं कि बच्चे जो हैं वो 15-15, 16-16 घंटे जो है वो पढ़ना चाहिए, 20-20 घंटे पढ़ना चाहिए, तभी आपके एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई होते हैं। तो आप क्या मानते हैं, स्मार्ट स्टडी ज़रूरी है या फिर हार्ड स्टडी ज़रूरी है 20-20 घंटे की? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि आप जो पढ़ रहे हो ना उसकी प्रोडक्टिविटी ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो मैं अपनी बात करती हूँ, तो मैं एक सब्जेक्ट पूरा दिन नहीं पढ़ पाती हूँ। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो पूरा सब्जेक्ट एक ही दिन में, मतलब 3-4 दिन एक ही सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट लेंगे। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जैसे आपकी एफिशिएंसी किसमें ज़्यादा बन रही है। मतलब टाइम तो मैटर नहीं करता। हाँ, ये भी है कि टाइम भी आपको देना है। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे पढ़ रहे हो रोज़, लेकिन रोज़ आप पढ़ो। 5 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो या जितना भी आप पढ़ रहे हो, वो तो डिपेंड करता है कि आप कितने एफिशिएंट हो। लेकिन जो मैं पढ़ती थी, मैं तो लास्ट टाइम मतलब अभी के टाइम पे तो मैं यही करती थी, क्योंकि हर चीज़ आपने पढ़ी होती है, उसको रिवाइज़ करना है। तो एक टॉपिक वाइज़ कि आज मुझे इतना कंप्लीट करना है, ये करना है, इस सब्जेक्ट का ये करना है, तो वैसे है। मैं अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ूँ, अगर मैं एक सब्जेक्ट 10 घंटे पढ़ रही हूँ, तो मेरी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो सिर्फ़ 3 या 4 घंटे के बराबर होगी, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद बोर हो जाऊँगी, कुछ और सोचने लग जाऊँगी। लेकिन अगर मैं सुबह मान लो ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, दिन को पॉलिटी पढ़ रही हूँ, शाम को एचपी पढ़ रही हूँ, तो बेशक मैं 2-2 घंटे पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती थी उससे। तो हर एक इंसान का शायद ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पढ़ता है। तो मुझे ये लगता है कि आपको ये देखना चाहिए कि आउटपुट कितना निकल रहा है और वो किस तरह से पढ़ने पे निकल रहा है। जैसे कुछ बच्चे जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करके उनको ज़्यादा एफिशिएंसी फ़ील होती है कि हमने ज़्यादा पढ़ा या ज़्यादा नॉलेज गेन किया। कुछ बुक्स को रिवाइज़ करके ऐसा सोचते हैं, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप 15 घंटे, मैं मान लो मैं कई बार कोशिश करती थी कि 10-11 घंटे पढ़ लिया, 12 घंटे पढ़ लिया। लेकिन होता ये था 2 दिन पढ़ लिया, तीसरे दिन फिर हम थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं कि अब हाँ, आज थोड़ा कम पढ़ते, तो बात वही हो जाती है। इससे एवरेज बेटर है आपकी कि वहीं आप पे निकल रोज़ जाती है। पढ़ो और हाँ, तो वीकली एवरेज तो उतनी निकलती है। इससे बेटर है कि आप कंसिस्टेंट रहो और घंटे के हिसाब से तो ना ही काउंट करें तो बेटर है मतलब। और ये ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे अपने आप को फिर से रिफ्रेश करते हो। अगर मैं 7 घंटे पढ़ रहा हूँ, अगर या 7 घंटे पढ़ रही हूँ, तो फिर मुझे शाम को, अगर मैं शाम को फिर से मुझे 2-3 घंटे पढ़ना है, तो मैं बीच में ऐसा क्या कर रही हूँ कि मैं 2-3 घंटे के लिए फिर से अपने आप को एक एनर्जी दे पाऊँ। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा माइंड घंटे काउंट करता है और हमने शायद हम कल पढ़ भी पाएँ, लेकिन घंटे काउंट कर लिए होते हैं, तो हमें लगता है यार बड़ा तो पढ़ लिया, अब कल क्यों ही इतना पढ़ना, कल थोड़ा कम कर देते हैं। तो उससे ज़्यादा बेटर है कि क्या पढ़ना है उस पे एनर्जी लगाएँ, तो फिर घंटे वग़ैरह अपने आप ही दिमाग से निकल जाते हैं। तो घंटे का प्रेशर लेना भी नहीं चाहिए। कई बार कम पढ़ के भी ज़्यादा आउटपुट निकल जाती है। शायद वही क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाएँ जो आपने कम पढ़ बिल्कुल। के।
वहीं पे किए लक थे। लक फैक्टर वहीं पे आ गया। हाँ, तो इसलिए घंटे का तो नहीं लगता मुझे उतना वैल्यूएबल। चलिए। तो लागवी, इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा आपके कोई और इंटरेस्ट थे कभी स्पोर्ट्स वगैरह में, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में? नहीं, उस तरह के तो नहीं थे, लेकिन हाँ मैं मतलब सॉन्ग वगैरह सुन लिया यूट्यूब पे, या कभी मूवीज देख ली, मतलब महीने में एक बार कभी देख ली। और वॉक करती थी मैं शाम को, मतलब लगभग हर रोज तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन कभी मुझे बड़ा ही बोर हो जाए तो मैं घूमने मतलब यहीं पे सड़क पे वॉक कर ली। और बाकी और तो कुछ इंटरेस्ट ऐसे थे नहीं स्पोर्ट्स वगैरह के, क्योंकि मेरा वेट भी काफ़ी गेन हो गया। अगर वैसा होता तो फिजिकली भी फिट रहती। उस तरह के इंटरेस्ट नहीं थे, लेकिन हाँ ये है कि मैं फ़ोन भी यूज़ करती थी बीच बीच में। कोई वीडियो देख ली, कोई पॉडकास्ट देख लिया, या कभी कभार मूवी देख ली। ऐसा भी नहीं था कि पूरा पढ़ना। और दूसरी बात ये भी थी कि मैं घर पे रह के ही पढ़ाई कर रही थी, तो मतलब मम्मी पापा के पास बैठी, दादू के पास बैठी, और कई बार कोई रिलेटिव आ गए तो उसमें ही मतलब फ्रेश हो जाती थी। एक दो घंटे तो उनके पास जाती थी, टाइम लगता था, तो फिर मुझे कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और मैं पूजा भी करती हूँ तो फिर उसमें भी मतलब उसी से मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, एनर्जी मिल जाती थी, पॉजिटिविटी। तो इस तरह से कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं रही स्पोर्ट्स में। चलिए, बढ़िया। सो लागवी, अभी जैसे आपको एक्सटेंशन ऑफिसर मिला है, राइट, इंडस्ट्रीज़ में, जी। रैंक 19 आपका आया है ना? सो आगे जी। जैसे कि आपने कहा कि आप एचएस के लिए जो फर्दर ट्राई करेंगे, है ना? जी। सो आप ऐसी क्या टिप्स जो है वो एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे, जो शायद अभी फर्स्ट टाइम जो है एग्ज़ाम में बैठेंगे, या फिर जो अभी आप बोल सकते हैं कि कॉलेज पास आउट स्टूडेंट है, जो जस्ट पास आउट स्टूडेंट्स हैं, या बोल सकते हैं फाइनल ईयर में, जो जो ये सोच रहे हैं कि हमें जो है वो सिविल सर्विसेज, एच ए एस, एलाइड, यूपीएससी की तरफ जो है हमें जाना चाहिए, तो उनके लिए आप क्या सजेशन करना चाहेंगे? जैसे अभी भी मैंने एचएएस दिया था, तो मतलब मेरा वैसे तो स्कोर ठीक बन रहा है, वो तो कट ऑफ पे पता चलेगा। लेकिन उससे पहले वाले का भी मेरा जीएस का अच्छा स्कोर था, और एलाइड में भी ठीक था। उससे पहले मेरे अच्छे नहीं रहे उतने स्कोर, मतलब कुछ कुछ 5-7 नंबर से रह ही गई हमेशा। तो जो मैंने इतने टाइम में जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, मतलब मेरी गलती ये होती थी प्रीलिम्स के टाइम पे कि मैं मतलब रिलेटिव स्टडी नहीं करती थी। जैसे एक होता है ना कि आपका ग्रुप होता है, जैसे टेलीग्राम पे आप लोगों से जुड़ते हो, या किसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोगों से जुड़ते हो, तो आपको मतलब बड़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि ये मान लो जैसे आप भी अगर पेपर दो, या आपके कोई और फ्रेंड्स है वो पेपर दे रहे हैं, तो आप देखते हो यार कि वो जो ओक्टा एकेडमी का पढ़ रहे हैं, एचपीजी के, या फिर वो ब्लोखरा पढ़ रहे हैं, या किसी और एकेडमी की बुक्स पढ़ रहे हैं, या फिर वो स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, या पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हिमाचल में क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो एचपीजी के करंट अफेयर्स और पॉलिटी और हिस्ट्री को बहुत अच्छे से करते हैं, और जो ज्योग्राफी है उसका मैप वगैरह देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स को यहाँ पे ज्यादातर बच्चे करते नहीं है, एंशियंट और मेडिवल को भी नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको एक पता चलता है कि आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं, या आपके जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो ये सब्जेक्ट्स पे ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो जैसे इकोनॉमिक सर्वे से हर बार क्वेश्चन आएगा, वो उस चीज को 10 बार रट रहे हैं। लेकिन मेरे साथ ये गलती होती थी कि मैं हर सब्जेक्ट पढ़ूंगी, मतलब मैंने इकोनॉमिक्स भी अच्छे से करना है, वो भी करना है। उस चक्कर में क्या होता था कि कुछ कोर सब्जेक्ट्स जो है ना, उन पे उतना ध्यान नहीं जाता जितना बाकी बच्चे दे रहे हैं। तो कई बार उन्हीं सब्जेक्ट्स में से कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, जो बाकी किसी और बच्चे का सही हो जाता है, तो आप उनसे पीछे चले जाते हो, बेशक वो आपसे कम पढ़ रहे हैं या ज्यादा पढ़ रहे हैं। लेकिन मान लो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ रहा है, वो इस लेवल का आ गया कि आपका भी सही नहीं हुआ, उनका भी सही नहीं हुआ, तो आप ऑटोमेटिकली उनसे पीछे चले जाओगे। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सब बच्चे करें। मतलब मुझे ये लगता है कि आपको सब बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाई करनी चाहिए, कि जो एक सीरियस एस्पिरेंट है हिमाचल का, वो कौन से सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ रहा है, आपको भी वो उसी लेवल के अच्छे करने हैं। अगर आप उसको थोड़ा सा कम करोगे, अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन गलत कर रही हूँ, चाहे वो सीली मिस्टेक से गलत हो रहा है, या फिर मैंने रिवाइज अच्छे से नहीं किया, तो मैं रेस से बाहर हूँ फिर। लेकिन अगर मैं कोई इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन या एंशियंट का क्वेश्चन मैं गलत कर दे रही हूँ, तो उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि वो किसी को भी नहीं आएगा, या किसी को आएगा भी तो वो मतलब 100 में से एक बच्चा होगा जिसको आएगा, तो उसका कंपटीशन या कट ऑफ पे उतना असर नहीं होगा। तो जो मैंने अभी के प्री निकाले, उसमें मैंने मतलब उन्हीं चीजों को ध्यान में रखा है कि जो सब बच्चे कर रहे हैं अच्छे से, मैं भी उनको अच्छे से करूं, मैं उसमें पीछे ना रह जाऊं, नहीं तो मैं कट ऑफ से बाहर हो जाऊंगी। और दूसरी चीज ये कि जब आप प्री कर रहे हो, उससे पहले हम जैसे टेस्ट लगाते हैं, तो हम टेस्ट में क्या करते हैं कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो चीज नहीं देखनी चाहिए। हमें उस चीज पे ये एनालाइज करना चाहिए कि जो हमारा
हम गलती क्या कर रहे हैं, मेरा आता हुआ गलत हो रहा है, या मैं कंफ्यूजन में गलत कर रही हूँ, या मेरी रिवीजन में कोई मिस्टेक है जहाँ पे मुझे, क्योंकि ये बात तो सच है कि जब भी आप प्री देने जाते हो तो आपको 30-40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको 100% आते होते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल ये सही है, 30 क्वेश्चन 35 रख लो। और बाकी जो आप उसके बाद जो आप 40-50 क्वेश्चन करते हो, वो तो आप दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज होते हो कि ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है। और 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, ब्लाइंड गेस आप कभी मारते नहीं हो, उनको आप छोड़ ही देते हो। तो जो वो 50-50 वाली चीज है जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो ये करना है या ये, तो वो उस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वहां पे आपको ये एनालाइज करना है कि इसमें मतलब मेरे कंसेप्ट में कोई गड़बड़ है, या फिर मैंने मतलब इसको पढ़ा नहीं है, या फिर मैंने पढ़ा है और मुझे वो याद नहीं आ रहा है। तो वो चीजें आपको मतलब सिखाती हैं टेस्ट सीरीज कि आपको ये चीजें रिवाइज करनी है। हम गलती ये करते हैं, हम टेस्ट सीरीज को एक नॉलेज के पर्पज से देखते हैं कि हाँ मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके आगे हम एनालाइज ही नहीं करते हैं। तो जब मैंने ये एनालाइज करना शुरू किया कि मेरी किस चीज में, क्योंकि पढ़ती तो मैं बहुत थी, अब बच्चे क्या करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं जब मेरा पेपर नहीं होता तो मुझे लग रहा था मेरी मेहनत में कोई कमी है, अब थोड़ा और पढ़ती हूँ। लेकिन हम अपनी स्ट्रेटेजी को नहीं कैलकुलेट करते कि किस चीज में गड़बड़ है। तो जब ये चीजें होंगी मतलब, तो आप प्री वगैरह क्लियर हो जाते हैं उस चीज से। तो मैंने यही देखा है कि मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह का पर्पस यही है कि आप अपनी मिस्टेक्स को देखो और रिवीजन बहुत अच्छे से हो। और तीसरी चीज ये है कि फ्री माइंडसेट, मतलब जब हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो हमारा गलत ही होता है। जब आप छोड़ दो कि ठीक है मैंने अपनी तरफ से मेहनत की है, और तब आप रिस्क भी ले पाते हो ना क्वेश्चंस में, बिल्कुल। कि कोई बात नहीं यही मुझे फील हो रहा है यही आंसर है, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यही 2-3 चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। बढ़िया। सो लागवी, जैसे काफ़ी चीज़ें जो है वो आपने बताई हैं स्टूडेंट्स के लिए। एक जी। चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब कैसा फील हो रहा है आपको? अभी तक तो कुछ ऐसा फील हो नहीं रहा है, क्योंकि शायद ज्वाइनिंग के बाद लगे कि हाँ जॉब मिल गई। अभी तक तो एस्पिरेंट वाली फीलिंग है। चलिए, तो हम्म, पढ़ाई कंटिन्यू है अभी भी? हाँ अभी भी कंटिन्यू ही है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लागवी। सो लागवी, कुछ जाते जाते कुछ चीज़ें जो आप अपनी तरफ से शेयर करना चाहें सभी के लिए। मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि कई बार जो एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो जाती है, और हम सोचते हैं कि शायद होगा या नहीं, तो उस टाइम पे हमें एक तो अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए। दूसरा, अगर आप किसी भी ईश्वर में, डिवाइन एनर्जी में बिलीव करते हो, तो उन पे भी विश्वास रखना चाहिए कि अगर आप, क्योंकि इस इतने बड़े यूनिवर्स में हम बहुत छोटे हैं, और अगर कोई भी चीज हो रही है उसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा। अगर हम पैदा हुए हैं, हम किसी को सर्व करना चाहते हैं, किसी अच्छे काम के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ईश्वर भी मदद करेंगे। तो हमें हताश नहीं होना चाहिए। ये बोलना बड़ा आसान लगता है, लेकिन शायद जो उस फेज में होता है उसके लिए काफी डिफिकल्ट होता है। तो जो हम मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से, हमारे 90% हमारे कंट्रोल में है, लेकिन 10% किसी और के कंट्रोल में है। तो उस पे भी विश्वास करते रहना चाहिए और मेहनत भी करती रहनी चाहिए। और दूसरी बात जो मुझे फील होती है वो तो यही लगता है कि हाँ मेहनत का फल मिलता है, भले ही लेट मिले जल्दी मिले, कुछ को जल्दी मिल जाता है कुछ को लेट मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। जरूरी नहीं इसी, आपको इसी लाइन में मिले कि हाँ एलाइड में मिला या एचएस में मिला, आपको किसी और उसमें भी मिल सकता है। यही मेहनत आपकी कहीं और काम आ सकती है। तो वो चीज समझनी चाहिए, मैं तो यही बोलूंगी, और मैं यही प्रे करूंगी कि जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं उनको बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग उनको फल मिले जो वो चाहते हैं। बहुत बढ़िया लागवी। सो लागवी, लर्निंग हिमाचल की पूरी टीम की तरफ से हम सभी जो है वो आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आपने जो है वो काफ़ी मेहनत करके जो है वो अपना एक मुकाम हासिल किया है, और हम चाहते हैं कि आप आगे भी जो है वो इसको और आगे तक लेकर जाएं, यहीं तक सीमित ना रहें, है ना? कि अगर आपने अभी अलाइड में जो है वो सिलेक्शन लिए, तो हम चाहेंगे कि आप एच एस यूपीएससी तक जो है वो जाएं, क्योंकि अब हो सकता है कि आप जो फ्री माइंड ही एग्ज़ाम दें, क्योंकि नाउ यू आर हाँ। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हम्म, राइट। जी जी। सो अब वो प्रेशर जो है वो बर्डन जो है वो शायद आपके दिमाग से एक हट जाएगा, है ना? हाँ तो हम चाहेंगे कि जैसे जो भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो शायद क्लरिकल को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर एचएस बन जी। जाते हैं, या फिर अलाइड में जो है वो चले जाते हैं, या बिल्कुल किसी बिल्कुल। और सेंटर गवर्नमेंट एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, सीजीएल क्वालिफाई कर लेते हैं, राइट? सो मतलब इसी तरह से मैं भी जो है वो मतलब यही चाहूँगा कि आप भी जो है, अगर आपने शुरुआत यहाँ से की है, तो एंड जो है वो बहुत बढ़िया हो। और लर्निंग हिमाचल जो है वो जी। हमेशा आपके साथ है, और हमारी जो बेस्ट विशेज़ है वो हमेशा आपके साथ है। अ, थैंक यू सो मच हिमाचल को, आपको, आपकी पूरी टीम को। हम चाहेंगे कि अगली बार जब हम आपके साथ पॉडकास्ट करें तो आप
एचएस में जो है वो रैंक लेके आए। थैंक यू आपकी विशेष के लिए। चलिए जी, सो लाघवी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी काफ़ी फ़ायदा जो है वो आपसे हुआ होगा, स्पेशली जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि एक फ़ीमेल बिल्कुल। के लिए जो है वो आप बोल सकते हैं कि एक मोटिवेशन का जो है वो एक ज़रिया भी है, स्रोत भी हैं, क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ें जो है बताई हैं जो फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, राइट। जी। सो बाकी तो वैसे ही बात नहीं और मेल। मतलब हाँ जी। मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि हमें कभी भी किसी भी एस्पिरेंट से या किसी भी इंसान से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि किसी एक टॉपर ने हमें कोई स्ट्रेटेजी बता दी या बुक्स बता दी, तो हम उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, जबकि जब तक हम अपनी गलतियों पे नहीं झांकेंगे, शायद जो मेरी गलतियां थी वो किसी और की ना हो, तो हम ही अपने सबसे बड़े गुरु होते हैं। तो हमें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, चाहे वो फीमेल एस्पिरेंट है या कोई भी है। तो मतलब पेरेंट्स को भी कन्विंस करना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, और पेरेंट्स को भी एक फ्री हैंड देना चाहिए और विश्वास करके अपने बच्चे को, तो शायद उनका सब अच्छा हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया लाघवी। सो वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन लाघवी। सो थैंक यू सर। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में जब आपका एच का कोई ठीक। रैंक आएगा। चलिए। हाँ, थैंक यू। चलिए, सो लाघवी, थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके। सर।